2014 में भारत पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब बढ़कर 181 लाख करोड़ हो चुका है। राज्यों की हालत यह है कि ज्यादातर राज्यों के बजट घाटे में चल रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए अरबों रुपए हमारी सरकारें वेलफेयर स्कीम के नाम पर जनता को बांट रही है। अगर हम 1990 की भारतीय राजनीति को देखें, तो उस समय हमारे नेताओं को वोट खरीदने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। गाँव गली मोहल्ले में जाकर 500 रुपए के नोट और शराब की बोतलें बांटनी पड़ती थी। लेकिन क्या आज के इस आधुनिक युग में हमारे नेताओं ने वोट खरीदने का संवैधानिक तरीका खोज लिया है? क्योंकि अब वेलफेयर स्कीम के नाम पर सरकारी खजाने से सीधा पैसा मतदाता के खाते में ट्रांसफर होता है, और वो भी ठीक चुनाव से पहले। और जो 2023 और 24 के विधानसभा चुनाव में हुआ, वो क्या भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा संवैधानिक रिश्वत कांड है? हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। सब कुछ जानते हैं भारतीय राजनीति के इस नए एपिसोड में। सबसे पहले हमें समझना होगा वेलफेयर स्कीम होती क्या है। वेलफेयर स्कीम का मकसद आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की मदद करना होता है। दुनिया के जो ज्यादातर डेवलप कंट्रीज है, वहाँ वेलफेयर स्कीम के तहत फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। एग्जाम्पल के लिए जर्मनी में 90% स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, यानी फ्री एजुकेशन मिलती है। जर्मनी में 90% लोगों का इलाज गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर होता है। बात केवल डेवलप कंट्रीज की नहीं है, हमारे संविधान में भी आर्टिकल 41 में एजुकेशन को क्लियरली मेंशन किया गया है। पूरी दुनिया ये मानती है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या कमजोर लोगों की मदद करने का सबसे बेहतर तरीका है उन्हें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देना। यहाँ एक बात स्पष्ट होती है कि सरकार को वेलफेयर स्कीम के तहत सबसे ज्यादा महत्व फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर को देना चाहिए। लेकिन इंडिया में सरकारी स्कूलों और सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है, आप सभी जानते हैं। हमारे नेताओं का फोकस फ्री में क्वालिटी एजुकेशन देने पर नहीं, बल्कि फ्री में बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन देने पर है। हमारी सरकारें जनता को फ्री में स्मार्टफोन बांट रही है, फ्री टीवी, फ्री साइकिल और स्कूटी, फ्री लैपटॉप, सस्ते सिलेंडर, फ्री बस यात्रा दे रही है, फ्री सोना भी बांट रही है, लड़कियों की शादी करने के लिए पैसा भी दे रही है, बेरोजगारी भत्ता दे रही है, मंदिर के पुजारियों और मस्जिदों के इमामों के लिए सैलरी दे रही है, किसानों के लोन माफ कर रही है। लेकिन पिछड़े हुए लोगों की मदद करने का जो सबसे बेहतर तरीका है एजुकेशन, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। शायद आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करें, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि आप उन्हें मुफ्त में राशन दे रहे हैं। इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के बजाय क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? सरकारों के पास गरीबों की मदद करने के लिए दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, जिस पर भारत के नेताओं ने सबसे ज्यादा फोकस किया, कि गरीबों को मुफ्त में अनाज बांट दो, फ्री बिजली दे दो, यानी सीधी आर्थिक सहायता देना। और जो दूसरा तरीका है जिसे चीन की सरकार ने अपनाया, कि गरीबों को इस योग्य बना दो कि वो खुद अपने दम पर आर्थिक रूप से सक्षम हो सके। कैसे? एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग देकर, रोजगार के नए अवसर पैदा करके। चीन की सरकार ने पिछले 4 दशकों में 77 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, और भारत में आज भी 23 करोड़ लोग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इंडिया में वेलफेयर स्कीम का उद्देश्य अब गरीबों का भला करना नहीं रह गया है। अभी एक चुनावी हथियार बन चुका है, जिसका उद्देश्य सिर्फ जनता का वोट बैंक हासिल करना बन चुका है, जिसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे नेताओं की उस मानसिकता के बारे में बताना चाहूंगा, जिस मानसिकता की वजह से भारत आज इतना पिछड़ा हुआ है। भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, वो इस भारतीय नेताओं की मानसिकता की वजह से हल नहीं हो पा रही है। क्या है वो मानसिकता? बहुत सारे राजनीतिक विद्वान ये मानते हैं कि भारत के नेता सिर्फ चुनाव जीतने में माहिर है। वो ये नहीं सोचते कि अगले 20-30 सालों में देश को आगे कैसे ले जाया जाए। भारत के नेता और भारत की सरकारें जब नई योजनाएं और नई नीतियां बनाती है, तो उनका फोकस देश के विकास पर कम और जनता में लोकप्रियता हासिल करने पर ज्यादा होता है। इस वजह से हमारी सरकारों की नीतियां व योजनाएं इस आधार पर बनती है कि उन्हें कम समय में लोकप्रिय बना दे, ना कि इस आधार पर बनती है कि लॉन्ग टर्म में देश को क्या फायदा होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो हमारे नेता एजुकेशन सिस्टम सुधारने व स्कूलों को बेहतर बनाने के बजाय फ्री लैपटॉप बांटेंगे, फ्री साइकिल बांटेंगे, फ्री में यूनिफॉर्म दे देंगे, ताकि वो कम समय में जनता के बीच लोकप्रिय बन सके। और एग्जाम्पल की बात करें तो रोजगार के अवसर पैदा करने के बजाय बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, महंगाई कम करने के बजाय मुफ्त में अनाज और सस्ते सिलेंडर बांट देंगे। किसानों की बात करें तो फार्मिंग में टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने और स्किल्ड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग देने के बजाय किसानों का लोन माफ कर देंगे। और ये मानसिकता 2023 और 24 के विधानसभा चुनावों में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। क्या इन चुनावों में हमारे नेताओं ने महिला वोट बैंक को रिश्वत देने का संवैधानिक तरीका खोज लिया?
क्योंकि नवंबर 2023 से लेकर नवंबर 2024 तक 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें 9 विधानसभा चुनाव में ठीक चुनाव से पहले वेलफेयर स्कीम के नाम पर 1000 से लेकर 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से महिलाओं के खाते में डाले गए या पैसे देने की घोषणा की गई। और इन 9 राज्यों में से 8 राज्यों में वही पार्टी चुनाव जीती जिसने या तो महिलाओं के खाते में चुनाव से ठीक पहले पैसे डाले थे या पैसे देने का वादा किया था। वो मध्य प्रदेश। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी की सरकार रिपीट होगी। वहाँ शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के दम पर बीजेपी को 164 सीटों के साथ प्रचंड जीत दिलवाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन का बहुत ही बुरा प्रदर्शन रहा, सिर्फ 17 सीटें मिली। इस हार के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लाडकी बहन योजना शुरू की। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 5 महीनों तक महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। विधानसभा चुनाव हुए और जिस महायुति गठबंधन को 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में सिर्फ 17 सीटें मिली थी, उसी महायुति गठबंधन को 288 सीटों में से 230 सीटों पर जीत हुई। खुद अकेली बीजेपी को 132 सीटों पर जीत मिली। इतनी ज्यादा सीटें बीजेपी को महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं मिली थी। महिलाओं को सीधी आर्थिक सहायता देना या सीधे खाते में पैसे डालना चुनाव जीतने का सबसे आसान तरीका बन गया है। और आज भारतीय राजनीति की स्थिति यह है कि देश में कांग्रेस और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रही है। और इस प्रकार की राजनीति देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कैसे समझते हैं। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का बजट 46,000 करोड़ रुपए था। वहीं पूरे देश के 2025 के बजट में स्किल इंडिया का बजट मात्र 8,000 करोड़ रुपए था। जबकि आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है स्किल इंडिया मिशन की, क्योंकि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इंडियन यूथ के पास जॉब लाइक स्किल सेट नहीं है। देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की नेसेसरी कंडीशन ये है कि इंडियन यूथ स्किल्ड होना चाहिए। लेकिन स्किल इंडिया मिशन का बजट कितना कम है ये आप लाडकी बहन योजना से तुलना कर लें। इसरो का बजट मात्र 13,000 करोड़ रुपए है। DRDO का बजट 26,000 करोड़ रुपए है। यानी हमारी सरकारें जो जरूरी चीजें हैं, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, वहाँ कम पैसा खर्च कर रही है और चुनाव जीतने के लिए रेवड़ियां बांटने में सरकारी खजाने का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देश पर है। ज्यादातर राज्य कर्ज के तले दबे हुए हैं, बजट घाटे में चल रहे हैं और हमारी कंट्री के लिए बहुत चिंताजनक है। और आने वाले समय में हमारे नेता चुनाव जीतने के लिए कुछ भी फ्री में बांट सकते हैं। जिन महिलाओं को आज 1500 रुपए मिलते हैं उन्हें कल 5,000 रुपए भी मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे नेता चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, अपने देश को भी बेच सकते हैं, श्रीलंका वाले रास्ते पर भी देश को ले जा सकते हैं। और भविष्य में ये रेवड़ी कल्चर, ये घटिया राजनीति बढ़ने वाली है। इसका मैं आपको ताजा उदाहरण बिहार से देता हूँ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी, वो मुख्यमंत्री बने, तो बिहार की हर महिला को 2500 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता देंगे, सीधा खाते में पैसा डालेंगे। माई बहन योजना के तहत सरकार बनने के 1 महीने के भीतर 2500 रुपया हमारी बहनों माताओं के खाते में हर महीने हम लोग देने का काम करेंगे, उनको आर्थिक न्याय देंगे। बिहार का कुल बजट लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए है। लेकिन हर साल जब बजट आता है तो इसका बड़ा हिस्सा सरकारी वेतन, पेंशन और पुरानी योजनाओं में चला जाता है। नई योजनाओं के लिए बिहार के पास हर साल 50,000 करोड़ रुपए बचते हैं। यानी बिहार के पास हर साल 50,000 करोड़ रुपए योजनागत बजट के लिए बचते हैं। अब हम मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और माई बहन योजना को लागू कर देते हैं। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ है। कम से कम 5 करोड़ महिलाएं तो ऐसी होगी जो इस योजना के दायरे में आएगी। अगर 5 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए दिए गए तो इस योजना को चलाने के लिए 1,50,00,000 लाख रुपए की जरूरत होगी, जबकि बिहार का योजनागत बजट 50,000 करोड़ रुपए ही है। तो जाहिर सी बात है, इस योजना को लागू करने के लिए बिहार सरकार को लोन लेना पड़ेगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी चीजों के बजट में कटौती करनी होगी। यानी जो डेवलपमेंट के काम है वो रोकने पड़ेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये तो सिर्फ चुनावी वादा है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आजकल की भारतीय राजनीति को देखें तो हमारे नेता वादे पूरे कर रहे हैं और तेजस्वी यादव तो 9वीं फेल है और इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नेता कुछ भी कर सकता है। खैर, मैं किसी एक नेता और एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं करना चाहता, बस इतना ही कहूंगा, जैसे धर्म और जाति की राजनीति ने इस देश को बर्बाद किया, वैसे ही ये रेवड़ी कल्चर, ये राजनीति देश को बर्बाद करने वाली है।